आज जो हमारे साथ में यहाँ पर गेस्ट हैं, उन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी थी एज अ चार्टेड अकाउंटेंट। उसके बाद में उन्होंने काफी सालों तक ऑफलाइन और ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाया और आज वो वीडियोस बनाती हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, और आई एम श्योर आपने कभी ना कभी उनकी वीडियो कोई ना कोई जरूर देखी होगी। प्लीज गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू द वन एंड ओनली रचना रानाडे। आज मुझे कैमरा एंगल चेंज हुआ ऐसे लग रहा है, क्योंकि अभी तक वो एंगल से देख रही थी आपके जितने भी वीडियोस देखे। सो आज थोड़ा ऐसे ये वाला फीलिंग, मतलब यहाँ से देखना थोड़ा अलग लग रहा है। मेरे लिए भी चेंज हो गया ना। मैंने भी आपकी जितनी भी वीडियोस देखी थी, मैंने भी वहां से देखी थी, राइट? आज मैं यहाँ से देख रहा हूँ। अचानक से मेरे कमेंट सेक्शन में, मेरे मेल बॉक्स में आने लगा कि संदीप सर के शो पे चले जाओ। मैंने कहा ये चल क्या रही है, अचानक से संदीप सर के यहाँ पे जाओ, ये कहाँ से आ रहा है? फिर मैंने बोला मेरी टीम को, यार ये थोड़ा पता कर लो कि ये क्या हो गया अचानक से। तब पता चला कि ऐसे आपने मीट योर फेवरेट यूट्यूबर करके आपने एक सीरीज चालू करी है एंड जिसमें आप अलग अलग लोगों को इनवाइट कर रहे हो। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो अब मैंने थोड़ा होमवर्क चालू करना चाहिए। तो उसके बाद मैंने आपके टोटल 14 ये वाली सीरीज़ में जितने भी वीडियोस आए हैं वो 14 दिन से, मतलब मैं रोज सिस्टमेटिकली एक एक दो टाइम निकाल के देख रही हूँ। एसआईपी में मेरे सर भी यहाँ पे आए हुए हैं, तो वो शायरी बहुत अच्छे कर लेते हैं। अच्छा, अरे नमस्कार जी। और आपके हस्बैंड भी आए हुए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, नमस्कार जी। एक यूजुअली हमारे पास बहुत कमेंट आता है स्पेशली फीमेल्स की तरफ से कि हमारी जो फैमिली है वो हमको सपोर्ट नहीं करती है, हमारे हस्बैंड हमको सपोर्ट नहीं हमारे हस्बैंड नहीं, मतलब मेरा हस्बैंड मेरे को सपोर्ट नहीं करता है। तो आपके हस्बैंड का क्या रोल है इसमें? आई एम सो लकी आई कैन से टू हैव अ पार्टनर लाइक अक्षय, क्योंकि डे 1 से आज तक वो हमेशा मुझे सिर्फ प्रेस करते हैं कि जब भी मैं आगे बढ़ती हूँ तो बोलते हैं कि यू जस्ट गो ऑन, आई एम देयर फॉर द सपोर्ट, जो कुछ भी सपोर्ट चाहिए मैं दूंगा। 10 साल इसने जर्मन एमएनसी में जॉब किया था एंड आज उसने जॉब छोड़ के, क्योंकि मुझे सपोर्ट की जरूरत है, टीम बढ़ती जा रही है। वी हैव अ टीम ऑफ ऑलमोस्ट 20 पीपल राइट नाउ। हाँ जी, तो घर का कोई है तो व्हाई नॉट। सो ही हैज नाउ लेफ्ट हिज जॉब एंड वी आर डूइंग दिस टुगेदर नाउ। क्या बात है, लेट्स गिव बिग हैंड फॉर बोथ ऑफ देम। एक शायरी भी सुन ली थी मैंने, तो वो अगर आपकी परमिशन है तो प्लीज यहाँ तो पूरा माहौल बनने वाला है। चिंता मत करो, अभी यहाँ पे गाना भी होगा। मेरे को पता है आप प्रोफेशनली क्वालिफाइड सिंगर हैं ये। ओह यस। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। क्या बात है। एक्चुअली मैम 5 साल से मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि इंडेक्स ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि क्या मैं सही जा रहा हूँ, कि मतलब मुझे टिके रहना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए कि बहुत ज़्यादा एक्टिवली जब ऊपर जाए तो प्रॉफिट में कर लूँ, स्क्वायर अप कर लूँ, फिर नीचे आओ तो खरीदूँ या उसको छोड़ दूँ। जनरली हम ऐसे बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट में जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो इसमें आप एक स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो। आपको क्या लगता है अगर आपने कोई कंपनी स्टार्ट करी तो वो 2 दिन में एकदम ऊपर जाएगी? नहीं, उसमें तो टाइम तो देना पड़ेगा ना। तो जितना टाइम आप कंपनी को ग्रो करने के लिए दे रहे हो, उतना ही टाइम आपको आपके पोर्टफोलियो को ग्रो करने के लिए देना चाहिए। और इसका एक अलग एग्जांपल बताती हूँ, थोड़ा फार्मिंग एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, कि जब कोई फार्मर एक सीड सो करता है तो वो रोज जाके देखता है क्या आया क्या ऊपर। ऐसे तो नहीं देखता है ना रोज कि रोज आज इतना बड़ा हुआ, आज इतना बड़ा नाप लेता है कभी कि आज इतना सेंटीमीटर हो गया, कल उतना वो नहीं करता है, क्योंकि फार्मर को पता है कि उसको तो टाइम लगने ही वाला है, जितना लगना है उतना लगने ही वाला है। सो इज अ फार्मर वेरी पेशेंट? यस और नो? यस। सिमिलरली इफ यू वांट टू बेयर द स्वीट फ्रूट्स ऑफ वॉट एवर यू हैव सोन, जितना भी आपको अगर उसका असली मजा लेना है तो आपको उतना पेशेंट रहना ही पड़ेगा। जितना ज्यादा आप उसमें टिके रहोगे उतना ही आपको ज्यादा फ्रूट्स मिलेंगे। तो जब आप शायद आपके बेटे को, जब वो ग्रेजुएशन कर रहा होगा, तब आप वो बता पाओगे कि जब मैंने स्टार्ट किया था तब काफ़ी ऊपर नीचे मेरा पोर्टफोलियो होता था, बट फिर भी आई स्टक टू माई प्लान। मैं धीरे धीरे इन्वेस्ट करते चला गया और देखो आज उसका एक बहुत बड़ा पेड़ बन गया। आप में से कितने लोगों को ऐसे बुरा लगता है, यार काश मेरे पापा ने, काश मेरे दादाजी ने ये इन्वेस्ट किया होता था, आज मेरी लाइफ सेट होती थी यार। है ना? तो आप चाहते हो आपके बच्चों को बुरा ना लगे? एग्जैक्टली, दैट इज व्हाट आई वाज कमिंग टू, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई वाज कमिंग टू, कि आपके बच्चे, आपके पोते पोती, वो भी आपके बारे में यही बोलेंगे, यार कैसे दादा दादी मिले, यार कैसे मम्मी पापा मिले।
और आपकी तो फोटो भी आने वाली है सेशन में। वो देख करके स्क्रीन के ऊपर गालियां निकालेंगे, बिल्कुल। थूकेंगे। ये कैसा दादा है, कैसी नानी है ये। सेशन अटेंड किया रचना जी के साथ में और उसके बाद भी नहीं किया, ये कोई बात हुई? आप पुणे से हैं, मैं भी मुंबई से थी, अब दिल्ली शिफ्ट हो गई हूँ। तो मुझे ऐसे मन कर रहा है कि मैं आपसे मराठी में बात कर लूँ, काफी दिन हो गए। व्हाई नॉट, इनका एक Why मराठी not, का why चैनल not? भी है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उसको आप बस ट्रांसलेट कर दीजिएगा जी, ताकि जी, बाकी बिल्कुल, सबको भी बिल्कुल। समझ आ जाए। Definitely. दॅट वर्क्स फॉर यू? हाँ हाँ, नो प्रॉब्लेम, प्लीज। तर माझे खूप इन्कम सोर्स आहेत, असं नाही आहे की माझ्याकडे इन्कम सोर्स नाही आहेत. माझ्या हस्बंडकडून पण येतात, त्यांचे बिझनेस आहे, मी पण कामं करते, पण कुठेतरी मनात असा भीती वाटतो की नाही बाबा मी नाही करू शकत. पैसे बुडले तर काय हां, करणार? तर काय करणार? करेक्ट करेक्ट। मैं कोशिश करूं ये समझने की, क्या जो बात बोला है। गया है। मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आया है, मैं कोशिश हाँ। करता हूँ। आप क्या ये कह रहे हैं कि आपके जो फैमिली में मतलब आपके हस्बैंड है और आप इन्वेस्ट करते हैं, या मैं बकवास कर रहा हूँ? मैंने ऐसा कहा कि मेरे पास इनकम सोर्स है, मैं इन्वेस्ट भी कर सकती हूँ, मेरे पास नॉलेज भी है, बट कहीं ना कहीं डर होता है अंदर कि मेरे पैसे डूब तो नहीं जाएंगे। ये सारी चीज़ें सोचकर मैं एफडी सोचती हूँ, एफडी कर लूँ, लेकिन स्टॉक मार्केट में डर लगता है। आई थिंक ये सबकी प्रॉब्लम है और सब एग्री करेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर दिया। कितने चाहते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर दिया जाए? सब चाहते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर दिया जाए, तो इस पे हम आराम से टाइम लगा सकते हैं इस question पे। Definitely, definitely. हाँ, आप बताइए कि मतलब ये एक डर होता है क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो लोग भी कहते हैं एफडी सेफ है, एफडी करा लो, स्टॉक मार्केट में क्यों जाना है, पैसा डूब गया तो, और रोज हम देखते हैं ऊपर नीचे होता रहता है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज आप इसका आंसर दीजिए। कितने लोगों को ऐसे जेन्युइनली लगता है कि स्टॉक मार्केट ये एक ही ऐसा एसेट क्लास है जिसमें पैसा डूबने का डर है? आपको लगता है रियल एस्टेट में पैसा डूब सकता है? आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, पैसा डूब सकता है? यस और नो? यस। गोल्ड में आपने पैसा इन्वेस्ट किया, डूब सकता है? अच्छा, हाँ, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन ट्वीक करती हूँ, वापस से वही क्वेश्चन पूछ रही हूँ। 1 से 2 साल में रियल एस्टेट में आपने जिस दाम पे इन्वेस्ट किया था वर्सेस आज उसका जो दाम है, कम हो सकता है क्या? हो सकता है। गोल्ड में? एवरीवन प्लीज वॉच माय चैनल गाइस। व्हाई आर यू सेइंग नो? हो तो सकता ही है ना। सिल्वर का दाम 1-2 साल के अंदर कम हो सकता है? ये अच्छी बात है, सिल्वर के लिए हाँ बोल रहे हो, गोल्ड के लिए नहीं बोल रहे हो आप। बाय द वे, ये तीनों का आंसर है हाँ, बिल्कुल हो सकता है। इन तीनों एसेट क्लासेस में आपका पैसा 100%, मतलब देयर इज एब्सोल्यूट पॉसिबिलिटी कि ये हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि 2 साल के अंदर कम होना ही होना है, बट बिल्कुल हो सकता है, देयर इज अ चांस। आपको पता है चांदी का हाईएस्ट रेट जो था दैट वाज अराउंड 75,000, 75,000 तक चला गया था। आज उससे कई ज्यादा नीचे, ऑलमोस्ट 20% नीचे है ये। तो सबसे पहली बात मन से क्या निकालनी है आपको? डर। क्योंकि स्टॉक मार्केट ही ऐसे एक एरिया नहीं है जिसमें पैसा डूब सकता है। कई सारे ऑप्शन है आपको पैसा डुबाने के लिए, है ना? ये एक चीज आप सबसे पहले मन से निकालनी है, ठीक है, कि स्टॉक मार्केट में ही पैसा डूब सकता है। अब आगे का क्वेश्चन, स्टॉक मार्केट में पैसा डूब सकता है क्या? क्वेश्चन मार्क। अब इसके लिए आपको एक सिंपल चीज बताती हूँ। अगेन सेम, इट गोज विद द टाइम फ्रेम। अगर आप 1 से 2 साल के अगर आप टाइम फ्रेम पकड़ रहे हो तो क्या इसमें आपका पैसा नीचे जा सकता है? तो जा सकता है, पॉसिबल है। बट अगर मैं 1 से 2 के बजाय 10 से 20 साल बोल रही हूँ तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू लूजिंग मनी इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। हाँ, अगर आपने फंडामेंटली अच्छे कंपनीज में इन्वेस्ट किया है तो की बात चल रही है। आपने देखा होगा हर्षद मेहता स्कैम के पहले मार्केट बहुत ऊपर गया था, फिर मार्केट एकदम नीचे डूब गया। 2 साल में हुआ, गिरा, वापस बाउंस बैक हुआ। उसके बाद 1999 2000 में आपने शायद आईटी बबल के बारे में सुना होगा। उसके पहले मार्केट बहुत बड़ा था, क्या मार्केट धड़ाम करके नीचे गिरा? बिल्कुल गिरा। लेकिन क्या वापस रिकवर हुआ? बिल्कुल हुआ। उसके बाद अगर मैं 2007-8 के बारे में बात कर रही हूँ, 8 में बिकॉज ऑफ द लीमन ब्रदर्स क्राइसिस क्या मार्केट गिरा? मैंने बोला ऐसा ऑलमोस्ट 40% से गिरा था 3-4 महीने के अंदर। वापस बढ़ा, हाँ या नहीं? कोरोना के टाइम पे क्या मार्केट गिरा? क्या वापस बढ़ा? क्या उससे भी कहीं ऊपर गया? सो बेसिकली स्टॉक मार्केट में यह है कि शॉर्ट टर्म में डरना है तो आप डर सकते हो, लेकिन अगर आपने सोच के रखा है कि मैं इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाह रही हूं तो इसमें डरने की बिल्कुल बात ही नहीं है। आप अगर लॉन्ग टर्म में देखोगे ना तो निफ्टी का चार्ट देखो, सेंसेक्स का चार्ट देखो, ऐसे ऐसे ऊपर ही हमेशा गया। कभी भी आपने, जितने भी लोगों ने अगर कभी निफ्टी सेंसेक्स का चार्ट देखा है, हैज इट गॉन लाइक दिस डाउनवर्ड या अपवर्ड? इन द लॉन्ग टर्म। जैसे अगर आप 20 साल पहले देखोगे तो सेंसेक्स था अराउंड 3000 के आसपास, बिल्कुल।
और आज है 60,000 के आसपास, तो 20 गुना हो गया ना। अगर आप उसको रिटर्न वाइज कैलकुलेट करो तो दैट्स अराउंड 16% के रिटर्न। यहाँ पे जो चीज समझने, मैं थोड़ा ऐड करूं, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल है ना। तो इन्होंने बहुत अच्छी बात कही, ऊपर नीचे तो कहीं भी हो सकता है, बट आपको ये देखना है कौन सी एसेट क्लास ऐसी है जो लॉन्ग टर्म में बाकी सब एसेट क्लासेस को आउट परफॉर्म करती है। यानी जहां पर अगर आप पैसा लगाओगे तो आपके पैसा बनाने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। और ये आपको देखना है नॉट बेस्ड अपॉन योर इंट्यूशन और योर गट फील, या फिर आपको क्या लगता है या किसी को क्या लगता है, बट बेस्ड अपॉन डेटा। पिछले 10 साल का डेटा देखो, 20 साल का देखो, 30 साल का देखो, 40 साल का देखो, तो वो डेटा अपने आप बोलेगा आपको कि कौन सी एसेट क्लास ऐसी है जो आउट परफॉर्म करती है बाकी सारी एसेट क्लासेस को। आपने एफडी की बात करी थी, एफडी में अगर आपने 20 साल पहले इन्वेस्ट किया होता तो एवरेज आउट कर दो, कम ज्यादा होता रहता है, तो 7-7.5% की रिटर्न आप पकड़ सकते हो, मैक्सिमम 8% की पकड़ लोगे। यहां कितनी आई? 16% की। तो 8 और 16 में बहुत फर्क होता है। ये देखने में आपको सुनने में लगेगा अच्छा 8% का ही तो फर्क है। कंपाउंडिंग को बीच में ले आओ तब आपको समझ आएगा, द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग बोलते हैं उसको। इस पे आई एम श्योर आपकी कोई ना कोई वीडियो जरूर होगी। द पॉइंट इज यहाँ पे दो चीजें समझने वाली है। एक तो ये कि आप स्टॉक मार्केट को स्टॉक मार्केट मत बोलो, घर में हम यही सुनते आए हैं, शेयर बाजार, सट्टा बाजार, राइट, यही सारे वर्ड्स हमने सुने हैं। स्टॉक मार्केट को आप ऐसे देखो कि आप बिजनेस पे पैसा लगा रहे हो। जैसे मेरा बिजनेस है, मेरे बिजनेस में अगर आपको शेयर होल्डिंग मिलती है, पैसे लगाने को मिलता है, क्या लगाओगे या नहीं लगाओगे? कितने लगाने को तैयार हैं? अरे तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, टाटा है, बिरला है, कोटक है, वो मेरे से ज्यादा अच्छे एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनका बैकग्राउंड देखो। आप बस मेरे से इन्फ्लुएंस हुए पड़े हो, बट एज एन एंटरप्रेन्योर देयर आर फार बेटर एंटरप्रेन्योर्स देन मी इन इंडिया एंड अक्रॉस द ग्लोब। अरे उन पे पैसा लगाओ ना। अभी जो आपकी वैल्यू फॉर मनी है, जो 10,000 की आज वैल्यू है, वो आने वाले 10 सालों बाद वो 10,000 1 लाख के बराबर होगा। उसको कैसे आप आइडेंटिफाई करो कि मुझे इतना इन्वेस्ट करना चाहिए, तो फिर आगे जाके मुझे इतनी अमाउंट मिलनी चाहिए। वो ऑब्वियसली आप एक्सेल शीट्स के थ्रू कर सकते हो सारी चीज़ें, यूट्यूब पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन आप उसको बिलीव कैसे करो? आप अपनी कैलकुलेशंस ठीक नहीं कर रहे हो, आप पहले तो कैलकुलेशंस ठीक करिए। ऐसे बहुत सारे आपको कैलकुलेटर्स मिल जाएंगे ऑनलाइन, गूगल पे आप जा करके सर्च करिए। तो इन्फ्लेशन अगर है 6-7% की, तो आज अगर आपका 1 लाख रुपए है, उसकी वैल्यू 20 साल बाद के 3 लाख के बराबर होगी। आई थिंक 3 टाइम्स के आसपास जाएगा, हो सकता है 3 टाइम्स के आसपास जाएगा। तो अगर आप 3 गुना के ऊपर रिटर्न जनरेट कर पा रहे हो तो आप पॉजिटिव में हो, इन्फ्लेशन को आप बीट कर पा रहे हो। तो अगर आपने एफडी में कराया तो 3 लाख के आसपास ही आपने बनाया, तो ना आपने पैसा कमाया ना गंवाया, सेम है, सेम ही रहा ना। तो पैसा नहीं बढ़ा, तो अल्टीमेटली तो आपने गंवा ही दिया ना। तो आपको कितना चाहिए? 10 गुना या 20 गुना। 10 गुना कैसे आएगा? जब 12% की रिटर्न आएगी। सब जो मैथमेटिकली चैलेंज यहाँ पे जो बैठे हैं ना सर, उनके चेहरे पे मुझे ऐसे वो मेरा शुरू से ही मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट रहा है, मेरे दिमाग में ना नंबर्स घूमते रहते हैं और मैं बड़ी तेजी से कैलकुलेशंस कर लेता हूँ। मतलब आप मेरे को कोई भी वो दोगे ना, कोई इक्वेशन या कुछ भी, तो मेरे को पैशन है, आई एम पैशनेट अबाउट नंबर्स। वो तो बेचारा अभी भी उस सदमे से बाहर नहीं आया, देखो। कोई उबासी तो नहीं ले रहा ना? नहीं, वो बस आप ऐसे ये देख सब रहा जो है। मैं कह रहा हूं ना, आप जा करके किसी भी कैलकुलेटर पे वेरीफाई कर सकते हो कि जो मैं कह रहा हूं वो सिर्फ थ्योरेटिकल बातें हैं या प्रैक्टिकली वो वेरीफाई हो पा रहा है। मोटा मोटा आपको अपने पैसे को 20 साल में 3 गुना से ज्यादा बढ़ाना है। इन अदर वर्ड्स कि जो पैसा आपको शॉर्ट टर्म में चाहिए, अगले 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में, उसको मत घुसाओ स्टॉक मार्केट में। उसको आप अलग से कहीं पे रख सकते हो, एफडी में, यहाँ पे, वहां पे। शॉर्ट टर्म बहुत सारे एसेट्स हैं, वो आप इनके चैनल पे जाकर के सीख सकते हैं। लॉन्ग टर्म अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो स्टॉक मार्केट से बेटर ऑप्शन, यानी म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स, इससे बेटर ऑप्शन क्या है, ये मुझे अभी तक पर्सनली समझ नहीं आया है। अगर आपको आया है तो प्लीज आप नहीं, बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं। टू सम अप दिस एंटायर डिस्कशन, आई थिंक एक ही बात बोलूंगी, लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप सोचोगे तो एक ही ये सेंटेंस ध्यान में रखना है कि इंसान हो या स्टॉक मार्केट, आखिर जाना ऊपर ही है। मतलब जो मैंने इतना लंबा प्रवचन दिया उसका सार एक लाइन के अंदर अंदर, क्या कमाल सार दिया आपने, बहुत बढ़िया। मैम, स्टॉक मार्केट में डाइवर्सिफिकेशन को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, लेकिन हम ज़्यादा डाइवर्सिफाई करते हैं तो हमारे रिटर्न्स कम हो जाते हैं। बिल्कुल। तो आपके अकॉर्डिंग कितना डाइवर्सिफाई हमें करना चाहिए ये portfolio? बहुत अच्छा It's an क्वेश्चन है, excellent question. बहुत अच्छा Right. क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और हो सकता है यहाँ पे आपके और मेरे व्यूज थोड़े से अलग भी होंगे। अच्छा, लेट्स सी ठीक आपके है। क्या व्यूज हैं, फिर मैं अपने व्यूज शेयर करूंगा। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ये वॉरेन बफे साहब का ही कोट है, जिसमें उन्होंने बोला था कि अगर आप 10 स्टॉक्स चूज कर रहे हो आपके इन्वेस्टमेंट के लिए, और आपने आपके नंबर 1 स्टॉक में और नंबर 10 स्टॉक में ही अगर सेम अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट किया,
तो आपको समझा ही नहीं है कि वो आपका नंबर 1 क्यों है फिर। तो जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो आपको एक रैंकिंग करनी होती है कि आई हैव हाईएस्ट कन्विक्शन इन दिस स्टॉक, उसके बाद कन्विक्शन इसमें थोड़ी कम है, थोड़ी कम है, ऐसे आप टॉप 10 या फिर मेरे हिसाब से आप पूछोगे तो नॉट मोर देन 15 स्टॉक्स इज व्हाट माय पर्सनल लॉजिक इज। बट उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नंबर 1 स्टॉक जो है मेरा उसमें और 15th स्टॉक जो है मेरा उसमें मेरा सेम अमाउंट इन्वेस्टेड नहीं है। तो आइडियली आपने उसमें डिक्रीजिंग अमाउंट्स में पैसा लगाते जाना है फ्रॉम 1 to 15 एंड डोंट ओवर एक्सीड, क्योंकि जब भी मार्केट नीचे गिरता है ना तो आपको एक बाय ऑन डिप का मौका मिलता है, आपको एवरेज करने का मौका मिलता है। उस टाइम पे अगर आपके पोर्टफोलियो में अगर मान के चलिए 40 स्टॉक्स है, 50 स्टॉक्स है, पैसा तो उतना नहीं है ना हर एक में एवरेज करने के लिए। बड़े लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो 15 के ऊपर नहीं जाना इज व्हाट आई हैव एज अ कन्विक्शन। सर आपका क्या कहना है इसमें? हाँ, मेरा इसमें थोड़ा सा अलग व्यू है इनसे। मैंने इनिशियली कई बार कोशिश करी स्टॉक मार्केट में कुछ करने की, पैसा आया भी पैसा गया भी, लेकिन मैंने देखा कि मेरे में वो डिसिप्लिन नहीं है कि मैं उस पर स्टिक रह सकूं, क्योंकि कभी ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, बिल्कुल। और अपना जो असली काम है करने वाला वहां से ध्यान हट जाता है, यानी जो बिजनेस है या ये जो सेशंस है यहां से ध्यान हट जाता है। तो मैं स्टॉक मार्केट से पर्सनली पूरी तरह से बाहर हूं। मैं क्या करता हूं, एक तो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करता हूं, दूसरा आई एम बुलिश ऑन द मिड कैप सेक्टर। मिड कैप में क्या होता है कि जब मिड कैप लार्ज कैप बनती है ना तो वहां पे पीई एक्सपेंशन होता है, यानी उसकी वैल्यू एकदम एक्सपोनेंशियली बढ़ती है, तो वहां पे स्कोप ऑफ ग्रोथ बहुत ज्यादा है लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस तरह से मैंने इन्वेस्टमेंट करी हुई है, यानी स्टॉक मार्केट में मेरा जो टाइम है और दिमाग है वो ऑलमोस्ट जीरो है। और वो जो मिड कैप फंड है वहां पे उन्होंने नियर अबाउट 70 स्टॉक्स लिए हुए हैं, तो ये फंडा वहां पे गलत हो जाता है। 10-15 वाला वो उससे अलग है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स क्या है वो ज्यादा से ज्यादा लेते हैं ताकि अगर एक कंपनी डूब भी जाए, जो आपका डर था ना इनिशियली कि अगर आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया और आपके पोर्टफोलियो का एक बहुत बड़ा हिस्सा एक कंपनी में आपने लगा दिया, एक स्टॉक में लगा दिया है, मानो 20% या 30%, और पास्ट में ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स के साथ हुआ है कि उसका रेट था 300 रुपए, 400 रुपए, और वो रह गया 10 रुपए का, 20 रुपए का, 30 रुपए का। ये हो सकता है और हुआ है पास्ट में। उसमें क्या होता है कि अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है और आपने जरूरत से ज्यादा पैसा एक कंपनी में लगा दिया और वो कंपनी बंद हो गई तो आप फंस गए। लेकिन म्यूचुअल फंड क्या करेंगे, वो पहले आपके पैसे को प्रोटेक्ट करके चलेंगे, यानी 50 से 70 स्टॉक्स में वो पैसा लगा देंगे। तो अगर एक कंपनी पूरी तरह से डूब भी गई, मानो जीरो हो गई, बंदी हो गई कल, तब भी आपका कितना पैसा डूबा? सिर्फ 2%। सिंपल है ना कैलकुलेशन यार, मैथ्स इतनी भी वीक नहीं होनी चाहिए किसी की। मतलब 50 स्टॉक्स हैं, उसमें अगर पैसा लगा दिया है उस म्यूचुअल फंड ने और एक कंपनी बंद भी हो गई है, तो कितना परसेंट पैसा टूटा आपका? तो 2% पैसा ही तो टूटा आपका। अगर वो जीरो भी हो गया तो म्यूचुअल फंड आपके पैसे को प्रोटेक्ट करके चलता है। बट मानो आप इंडिविजुअली स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो और ये 2 कंपनीज आपको इतनी पसंद आ गई, आपने कहा यार ये तो बहुत ही बढ़िया है, चल मैं इन्हीं दोनों कंपनीज में अपना सारा पैसा लगा देता हूं। और ऐसा होता है जब आप अपने माइंड को स्टडी करोगे ना, ग्रीड ऑफ फियर से ऑपरेट करता है सारा जो खेल है। तो आप कहोगे इन 2 में लगा देता हूं और दोनों कंपनीज बंद हो गई, तो अब आपका 100 रुपए कितना हो गया? जीरो। तो इसलिए मैंने क्या चूज किया है अपने लिए, मैं बिल्कुल दिमाग नहीं लगाता हूं, जो प्रोफेशनल्स है उनके ऊपर छोड़ दिया है। और एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है मेरी, मेरे को 25% रिटर्न नहीं चाहिए, 30% नहीं चाहिए, मुझे 12 से 16% चाहिए। तो मुझे पता है कि इंडेक्स फंड में मैंने आज पैसा लगाया है, वहां पे मरे से मरा 12% रिटर्न आ जाएगी अगले 20 साल में, और जो मैंने म्यूचुअल फंड में लगाया है वहां पे भी 14-15% की रिटर्न आ जाएगी, क्योंकि वो मिड कैप सेक्टर में है। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी है। आपको क्या कहना है इसके बारे में? सर ने जो स्ट्रेटेजी बताई है वो बिल्कुल सही। म्यूचुअल फंड के लिए वो स्टॉक्स में कभी भी काम नहीं कर सकते। आप 70 स्टॉक सर खुद के पैसे से नहीं ले सकते हो, राइट। सो फॉर एग्जांपल जब आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हो ना, तो आप बिल्कुल 500 रुपए से भी एसआईपी कर सकते हो, और वो 500 रुपया आपका 70 स्टॉक्स में लग सकता है, क्योंकि वहां पे आपको मिलता है 1 यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड, आपको पूरा शेयर नहीं मिलता है 500 रुपया में। अगर आप सेम स्ट्रेटेजी 70 स्टॉक्स की अगर डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में लगा रहे हो, डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में लगा रहे हो, तो आप सोच सकते हो कि आपके पोर्टफोलियो में 70 स्टॉक्स आए हैं, फिर आप क्या ट्रैक करोगे, कैसे ध्यान रखोगे कौन सी कंपनी ठीक परफॉर्म कर रही है, नहीं कर पा रही है। तो आपका सर ने बोला ऐसा आपका मेन बिजनेस से फोकस हटके वो 70 कंपनीज का आपको एनालिसिस करने में ज्यादा टाइम चला जाएगा। तो आपके पास अगर लिमिटेड टाइम है, अगर आपको चाहिए कि यार मैं इन्वेस्ट ना करूं, मेरे बिहाफ पे कोई और करे, तो म्यूचुअल फंड इज अ गुड रूट। बट जिनको वो चाहिए ना, यार मैंने किया था, स्टॉक मैंने सिलेक्ट करा था, वो म्यूचुअल फंड से कभी नहीं आता है। वो आपको सिर्फ स्टॉक मार्केट से आएगा। तो अगर आपके लिए सेफ्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड एक रूट है, रिटर्न ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो स्टॉक मार्केट डेफिनेटली एक रूट है।
तो ये आपको चूज करना है कि दोनों में से कौन से रूट को आपको पकड़ना है। मैम आप प्लीज अब एक अच्छा सा गाना सुना दीजिए प्लीज। सारे बोलो, ऐसे थोड़ी। जैसे हर एक सिंगर बोलता है ना कि आज मेरी आवाज़ थोड़ी ठीक नहीं है। ठीक नहीं है तो इतनी अच्छी है, ठीक होती तो पता नहीं क्या होता, अच्छा। बारिश हो जाती। हाँ। तो आपने वो कॉन्फिडेंस वाला सवाल पूछा था, उसी से रिलेटेड गाना गा देती हूँ। ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे झुके, मंजिल मुश्किल तो क्या, धुंधला साहिल तो क्या, तन्हाई दिल तो क्या हो, राह में कांटे बिखरे अगर, उस पे तो फिर भी चलना ही है, शाम छुपा दे सूरज अगर, रात को एक दिन ढलना ही है, रुत ये ढल जाएगी